मेरे बहुत बहुत प्यारे युवा ऊर्जावान साथियों, मैं आपका दोस्त विशाल राव आप सभी की ओर से आपके चैनल ज्ञानवाणी में हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका चैनल ज्ञानवाणी आपके लिए साहित्य जगत की कालजयी रचनाएं लाकर आपको कालजयी रचनाकारों से मिलवाता है। मित्रों, इसी कड़ी में आज आप सुनने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी रचना गुल्ली डंडा। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल ज्ञानवाणी को सब्सक्राइब करें। मित्रों, इसके अलावा भी आप जो कहानी, कविता या अन्य विधा की कोई रचना सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से जुड़ने के लिए आप ऊपर दिए गए ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कथा गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा, मुंशी प्रेमचंद। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है। चाहता हूँ कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा खर्च न कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो पाता। यहाँ अपना गुल्ली डंडा है कि हिंग लगे न फिटकरी और रंग चोखा आए। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे कुछ ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने और टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे पर गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। अब ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वो उत्साह, वो खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब ये सारे भेद बिल्कुल न रहते, जिसमें अमीराना चोचलो, प्रदर्शन और अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह तो उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य किसी टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में व्यस्त हूँ। न नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों सी ही चपलता और वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो, उस पर इस तरह लपकता
जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, कुछ पता नहीं, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देखते और दौड़कर उसका स्वागत करते और अपना गोइया बना लेते। एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, मगर पदना तो 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे समय शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है। लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड नहीं छोड़ रहा था। मैं घर की ओर भागा, क्योंकि अनुनय और विनय करके हार गया, उसका कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के, अब पदने की वेर क्यों भागे जाते हो? मैं बोला, तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूं, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? अरे दाव दिया है तो दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने जो तुम्हें अमृत खिलाया था वो लौटा दो। वो अमृत, वो तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमृत? तुमने अमृत दिया तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने ना गया था। जब तक मेरा अमृत न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमृत खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ भाव किसी से सुलूक करता है? भिक्षा तक तो हम स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमृत खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, तो क्या ये मेरा अमृत यूं ही हजम कर जाएगा? अमृत पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ। अमरूद समरूद में कुछ नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, लेकिन वो मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं एक चांटा भी जमा दिया। तो मैंने उसे दांत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछे और डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का होकर भी एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का तबादला वहां से हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, वह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीजें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला ना समाता था, लड़कों में जेट उड़ा रहा था। वहां ऐसे घर थोड़े होते हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे घर है कि आसमान से बातें करते हैं। वहां के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेहल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बता रही थी
कि मेरी उसकी निगाह में कितनी स्पर्धा हो रही है। मानो कह रहे थे, तू भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ गांव में जीना है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। मेरी आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ भी परिचित न था। जहां खंडहर था वहां पक्के मकान खड़े थे, जहां पुराना बरगद था वहां अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी। मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम तो मुझे भूल गई। मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने आप को भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूं और साहबी ठाठ, रोब और अधिकार के वातावरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहां कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार। मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो तुम जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। मैं बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में तो हो? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। गया बोला, डिप्टी साहब का साइस हूं साहब। मैंने कहा, मतई, मोहन, दुर्गा कहाँ है? कुछ खबर है? मतई तो मर गया। दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूं। वो बोला, सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। मैंने पूछा, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से ही छुट्टी नहीं मिलती। मैंने कहा, आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर और मैं एक बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाएगी। उस भीड़ में वो आनंद कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो नहीं रहा जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था।
लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। मैंने पूछा, तुम्हें तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेंपते हुए बोला, मैं आपको याद करता हुजूर? मैं किस लायक हूं? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं तो मेरी क्या औकात। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर याद आती थी गया। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वो लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। अरे वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह न तो अब आदर सम्मान में पाता हूं, न धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील आगे निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम में कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छी में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे अपने आप जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाहें कहीं भी हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली या सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम न था। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अपने अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। होच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा सी दूर जाकर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांड लगाता। गया ये सारी बेकायदगियां देख रहा था, पर कुछ न बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे पर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर गुल्ली का काम होता था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाएं जाती, कभी बाएं, कभी आगे गिरती, कभी पीछे। आधे घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से निकल गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। बोला, न लगी होगी। मैंने कहा, हाँ, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? वो बोला, नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा कोई घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता हूं। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा फिर गुल्ली डंडे से लगी और इस बार इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो रहा था। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बनाने की चेष्टा करूं। मेरा हरज ही क्या है? मान गया तो अच्छी बात, नहीं तो 2-4 हाथ पदना ही तो है। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लूंगा। फिर कौन दाव देने आता है? गया ने विजय उल्लास के साथ कहा, लग गई, टन से बोली।
मैंने अनजान बनने की चेष्टा करते हुए कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन टन से बोलिए सरकार, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। वो बोला, हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी सरकार। डंडे में लगती तो इतनी जोर की आवाज ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसीलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा, कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। मैंने कहा, नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो। वो बोला, गुल्ली सूझेगी नहीं। मैंने कहा, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर अब उसे बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार होच गया। 1 मिनट से भी कम में वह अपना दाव खो बैठा। मैंने अपनी हृदय की विशालता का परिचय दिया और कहा, एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में होच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया। मैंने कहा, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं? गया बोला, खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवा थे जिन्हें मैं न पहचान सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज गया में बिल्कुल न थी। लड़कपन में जो बात थी, आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की एक चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती। पदने वाले युवकों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार से गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था, गुल्ली जमीन में लगकर उछली। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल ना रहा था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था, जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, वह केवल खेलने का बहाना कर रहा था। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था, मुझे पदाकर मेरा कछुआ नहीं निकालना चाहता था। भाई, मैं अब अफसर हूं। यह अफसरी मेरे और उसके बीच की दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूं, इज्जत पा सकता हूं, सम्मान पा सकता हूं, अदब पा सकता हूं, लेकिन उसका साहचर्य, उसका साथ नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, उसकी बराबरी का था,
उसकी जोड़ का था, लेकिन यह सरकारी पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूं। अब वह मुझे अपनी जोड़ का नहीं समझता, अब मुझे बराबरी का नहीं समझता। सचमुच गया अब बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूं। मित्रों, यदि आपको लगता है कि ये अनमोल धरोहर सभी तक पहुँचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसे शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके अनमोल सुझावों का अपने कमेंट बॉक्स में हमेशा इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।